नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आप सभी का आज की बड़ी बहस में। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा और आज बहस में बात होगी कर्नाटक की, जहां पर चुनावी बिसात बिक चुकी है। शहर शहर चुनावी हवा बह रही है तो सियासत के शोर की गूंज गली गली में गूंज रही है। सियासी दलों ने सत्ता के लिए चुनावी चौसर पर अपने मोहरे बिछाने शुरू कर दिए। राज्य की हवा को समझते हुए पार्टियों की तरफ हर समीकरण को साधने की पूरी कोशिश है और इसी कड़ी में दूसरी पार्टियों के साथ ही बीजेपी ने भी राज्य में अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट कल देर रात जारी कर दी। इस लिस्ट में पूर्व सीएम येदियुरप्पा का दबदबा साफ नजर आया। यह बीजेपी के लिए जरूरी भी था क्योंकि येदियुरप्पा की लिंगायत समुदाय पर अच्छी पकड़ है और ऐसे में लिंगायत वोटर्स, वोकालिगा वोटर्स को हासिल करने के लिए येदियुरप्पा को साधना बीजेपी के लिए इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरी था। इस मुद्दे पर हम करेंगे चर्चा। कई बड़े मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट आप देखिए। कर्नाटक में विधानसभा की तारीखों के ऐलान के साथ साथ पार्टियों ने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान करना शुरू कर दिया है। बीजेपी ने अपनी पहली लिस्ट में 189 उम्मीदवारों के नाम घोषित किए हैं। पहली लिस्ट में पूर्व मुख्यमंत्री येदियुरप्पा का दबदबा कायम रहा। इस लिस्ट में उनकी पसंद को तरजीह दी गई है। बीजेपी ने जहां 11 मौजूदा विधायकों को बाहर का रास्ता दिखाया है, वहीं 52 नए चेहरों को मौका भी दिया है। बीजेपी ने दावा किया है कि कर्नाटक में भारी बहुमत से सरकार बनाएगी। बीजेपी ने 224 विधानसभा सीटों में से 150 पर जीत का लक्ष्य रखा है। बीजेपी ने इस लिस्ट में जहां 52 नए चेहरों को मौका दिया है, खास बात यह है कि इस लिस्ट में 8 महिलाएं, 32 ओबीसी, 30 एससी, 16 एसटी को टिकट दिया गया है। इस सूची में 5 वकील, 9 डॉक्टर्स भी शामिल हैं। इस बार 52 नए उम्मीदवारों को मैदान में उतारने की खास वजह है। जाहिर है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बैठक के दौरान इस बात पर जोर दिया था कि नए चेहरों को मौका देना जरूरी है। उन्होंने ये भी साफ किया था कि दागी नेताओं से दूरी बनानी है और परिवारवाद को भी बढ़ावा नहीं देना है। अब उस नसीहत के बाद ही लिस्ट में कई बदलाव किए गए हैं। एक तरफ जहां मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई को एक बार फिर शिवगांव से टिकट दिया गया है, तो वहीं आर अशोक को कनकपुर से टिकट मिला है। वो कांग्रेस के दिग्गज डीके शिव कुमार को चुनौती देंगे। उधर पूर्व सीएम येदियुरप्पा के बेटे को शिकारपुर से टिकट दिया गया है। लेकिन बड़ी हैरानी की बात यह है कि बीजेपी ने अपनी इस लिस्ट में किसी भी मुस्लिम को शामिल नहीं किया है, जबकि मुस्लिमों का कर्नाटक की काफी सीटों पर दबदबा है। कर्नाटक में कितने ताकतवर मुसलमान हैं, ये आपको बताते हैं। कर्नाटक में ताकतवर मुसलमानों की आबादी करीब 13% है। निर्णायक भूमिका है 13 सीटों पर। ज्यादातर असर 40 सीटों पर पड़ेगा और वैसे असर 70 सीटों पर। इसका एक बड़ा कारण ये भी माना जा रहा है कि कर्नाटक में मुस्लिम वोटर की आबादी भले ही ठीक ठाक हो, लेकिन मुस्लिमों का खासा वोट बीजेपी को पिछले चुनाव में नहीं मिला है। कर्नाटक में बीजेपी को मुस्लिमों का वोट कितना मिला, वो आपको बताते हैं। साल 2008 में 16%, साल 2013 में 13%, साल 2018 में 17%। हालांकि इस बार का चुनाव और दिलचस्प होने की उम्मीदें हैं, क्योंकि इस बार चुनावी मैदान में आम आदमी पार्टी भी उतरी हुई है। पार्टी ने सभी सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। उसकी तरफ से भी उम्मीदवारों की एक लिस्ट जारी की जा चुकी है, जबकि कांग्रेस ने पहले ही अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। कर्नाटक विधानसभा की मौजूदा स्थिति की बात करें तो कर्नाटक में इस समय बीजेपी के पास 120 सीटें हैं, कांग्रेस के पास 72 और जेडीएस के खाते में 30 सीटें मौजूद हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में त्रिशंकु स्थिति थी और किसी को भी बहुमत नहीं मिला था। तब शुरुआत में कांग्रेस और जेडीएस ने हाथ मिलाकर सरकार बनाई थी, लेकिन बाद में कांग्रेस में फूट पड़ी और कई विधायक बीजेपी में चले गए, जिस वजह से एक बार राज्य में बीजेपी की सरकार बनी। इस बार सभी पार्टियां कोशिश कर रही हैं कि उन्हें अपने दम पर पूर्ण बहुमत मिल जाए। बहरहाल दावा तो सभी पार्टियों की तरफ से किया जा रहा है, लेकिन ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि कर्नाटक का ताज किसके सिर सजता है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। तो कर्नाटक के रण का कर्णधार कौन है, किस तरीके से कर्नाटक को लेकर एक रणनीति तैयार की जा रही है, लिस्ट सामने आने लगी है। बीजेपी ने भी ऐलान कर दिया और एक बदलाव ये करते हुए कुछ पुराने चेहरों को बाहर का रास्ता दिखाया गया है, तो एक बड़ी संख्या एक नए चेहरों के तौर पर शामिल की गई है, जिसमें येदियुरप्पा का भी दबदबा साफ देखने को मिल रहा है। हमारे साथ मेहमान जो मौजूद है उनसे आपका तारुफ करवा देती हूँ। मधु एन राव हमारे साथ मौजूद है, बीजेपी के प्रवक्ता है। निजाम फौजदार साहब कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद है। संजय राणा राजनीतिक विश्लेषक स्टूडियो में
में हमारे साथ मौजूद हैं संजय मिश्रा जी भी, आप राजनीतिक विश्लेषक हैं, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, और इसके साथ अमित मिश्रा भी हमारे साथ मौजूद हैं, मेरे सहयोगी। तमाम लोगों से चर्चा करेंगे, मेहमानों से इस पर बातचीत भी होगी, लेकिन सबसे पहला सवाल मेरा बीजेपी से ही होगा, क्योंकि जाहिर बात है अभी ताजा जो लिस्ट सामने आई है मधु एन राव, वो बीजेपी की ही सामने आई है। सबसे पहले तो बीजेपी की जरा रणनीति, स्ट्रैटेजी क्या है उसको आप बताइए, क्योंकि एक एक्सपेरिमेंट देखने को मिला है कि कुछ पुराने चेहरे हटाए गए हैं और एक बड़ी संख्या में नए चेहरों को शामिल इस लिस्ट में किया गया है, जिसमें सीधे येदियुरप्पा का भी दबदबा साफ नजर आता है। क्या येदियुरप्पा को इग्नोर करना बीजेपी के लिए कर्नाटक में नामुमकिन स्थिति है? नमस्ते। पहली बात तो ये है कि येदियुरप्पा की जो बात आती है, येदियुरप्पा साहब जो है वो हमारा सर्वश्रेष्ठ नेता है, उसमें दो राय नहीं है, पहली बात। दूसरी ये है कि हम एक्सपेरिमेंट तो, हाँ, भारतीय जनता पार्टी एक पार्टी विद डिफरेंस है, तो उसमें जरूरत में थोड़ा वी हैव मेड सम न्यू डिफरेंसेस। वो क्या है, 52 लोगों को, नए चेहरे को हमने टिकट देने के लिए ऐलान किया है। उसमें बहुत सारे कार्यक्रम है हमारा, जो कि आप देखिए, अभी हम रिजर्वेशन के बारे में हम बात कर रहे थे, हम सीट अलोकेशन के बारे में हम अगर सोचे तो लिंगायत को 52 सीट है, वक्कलिगास को 41 सीट दिए है, एससी जो कि शेड्यूल कास्ट दिए है, राइट और लेफ्ट दोनों का मिलावट में 30 सीट हमने दिए है, एसटी का 16 सीट्स दिए है, ओबीसी का हमने 32 सीट दिए है, एंड अदर्स। सो आप अगर सर्वतोमुख से देखें तो हम कह सकते हैं कि हाँ, इस टाइम पे जो हमारा 189 सीट्स का जो इसमें लिस्ट में बहुत सारे नए लोगों का आने का हमारा संभावना है। ये एक्सपेरिमेंट तो अच्छी बात है, और इस एक्सपेरिमेंट के काफी पॉजिटिव रिजल्ट्स भी आपको देखने को मिले हैं, फिर चाहे मैं गुजरात की बात करूं या बाकी, अवश्य मिलेगा हमें, उसमें दो नहीं है। हाँ, लेकिन अवश्य मिलेगा, क्योंकि हमारा जो आप एक सोचनी चाहिए कि हम जो है भारतीय जनता पार्टी कैडर बेस्ड पार्टी है, तो कैडर बेस्ड पार्टी जो है, हमारा डिस्ट्रिक्ट जो कोर कमेटी है, उधर से हम निर्णय करके वो स्टेट कोर कमेटी को बिल्कुल देखिए, बीजेपी तो अपनी चुनावी रणनीति के लिए जानी जाती है, और यही वजह है कि इलेक्शन रिजल्ट्स में उसका असर भी साफ देखने को मिलता है। लेकिन कर्नाटक की राह बीजेपी के लिए कितनी आसान है, इस पर चर्चा हो रही है, और खास तौर पर जब लिस्ट सामने आई तो ये कहा गया दो बड़ी बातें कि एक तो दागी नेताओं से हमको दूरी बनानी है, दूसरी बड़ी बात कि हमको परिवारवाद को भी बढ़ावा नहीं देना है। लेकिन ये दोनों ही एग्जाम्पल क्यों मुझे इस पहली लिस्ट में देखने को मिल रहे हैं, जब येदियुरप्पा का दबदबा देखने को मिलता है, और येदियुरप्पा पर कितने आरोप लगे ये सब जानते हैं। परिवारवाद कैसे, येदियुरप्पा के बेटे को आपने टिकट दे दिया, फिर आप कहते हैं कि इन दोनों से दूरी बनानी है, इसको जस्टिफाई कैसे करेंगे राव साहब? एक बात मैं स्पष्ट करना चाहता हूं जी। अगर आप येदियुरप्पा की बात कर रहे हैं और परिवारवाद की बात कर रहे हैं, मैं एक बात बताता हूं आपको। विजेंद्र जो है वो हमारे येदियुरप्पा की बेटा है, वो अभी उपाध्यक्ष है पार्टी का, तो वो काम करे है भारतीय जनता पार्टी में बहुत, सो उनको तो टिकट दिया है। तो एक बात जाहिर है कि जो परिवारवाद जो है, आपने 2018 का अगर आप अंकन देखिए और अभी देखिए तो परिवारवाद का कम हुआ है। वही तो हम बोल रहे हैं कि जो पक्ष का कार्य किया है, पक्ष में हित में जो किया है, उसको टिकट देंगे, हमने दे किया है, उनको हम दे, वही हम बोल रहे। हाँ, परिवारवाद का जो हो सकता है कम हो गया हो, परंतु हमने वो कम किया है। हम दूसरी पार्टियों की तरफ अगर आप देखिए, जेडीएस का बाकी सबका थोड़ा ज्यादा, आपका थोड़ा सा कम। अब शेट्टार को आपने टिकट नहीं दिया, लेकिन वो भी क्या चैलेंज बन सकते हैं। मैं लौटती हूँ बाकी मेहमानों से भी जल्दी से रिएक्शन लेना होगा। निजाम फौजदार साहब, कांग्रेस को अपनी क्या रणनीति नजर आती है, क्योंकि एक तरफ जहां पर आपके कैंडिडेट्स हैं और बड़े चेहरों को बीजेपी ने उन आपके कैंडिडेट्स के ऑपोजिशन में उतार दिया है मैदान में, दूसरी तरफ अगर इस लिस्ट पर आप बीजेपी के देखेंगे तो जितने ऐसे कांग्रेस के लोग थे जो छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए, उनमें से ज्यादातर को इस बार चेहरा बनाया गया है, यानी कि उनको लिस्ट में शामिल किया गया है। कांग्रेस दूसरी तरफ अंतरकलह से भी जूझ रही है कर्नाटक में, बाकी राज्यों में। ऐसे में कितनी राह आसान या मुश्किल कांग्रेस को कर्नाटक चुनाव के मद्देनजर नजर आती है, या रणनीति क्या है कांग्रेस की, अगर मैं सीधे कहूं तो?
देखिए, कांग्रेस पार्टी कर्नाटक में बिल्कुल जीत की राह पर है, जीतेगी और सरकार बनाएगी। आज बीजेपी एक उधार के सिंदूर पे जो अपना जीवन बिता रही है, आज भारतीय जनता पार्टी भारतीय सर्कस पार्टी बन गई है। वही चेहरे, उधार के नेता, उधार के स्कीम, उधार के प्रोजेक्ट्स, उधार, हर चीज उधार का है। उधार की अवेलेबिलिटी कोई फौजदार साहब कैसे हो जाती है? आपकी पार्टी के नेता नाराज हो जाते हैं, फिर उसके बाद दूसरी पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं। अवेलेबिलिटी तो आपकी तरफ से पैदा की जाती है ना, उसके बाद बीजेपी उसको बुला लेती है। क्या दिक्कत है? ये तो एक पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी हो सकती है, इसमें क्या दिक्कत है? पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी की बात अलग होती है, पॉलिटिक्स में उधार लेकर अपना जीवन बिताना अलग बात होती है। आज इन्होंने सर्कस ऐसे किया है कि आर अशोक और सोमन्ना को उन्होंने दो जगह से टिकट दिया है। अच्छा। आर अशोक को कनकपुरा में डीके शिव कुमार जी के विरुद्ध खड़ा किया है और सोमन्ना को वरुणा में खड़ा किया है। और इनका कॉन्फिडेंस देखिए आप, उन दोनों नेताओं को दो जगह से टिकट दी गई है। नहीं तो इसका कांग्रेस को मतलब कौन ये मना है कि करता है? इनका फौजदार साहब ये कॉन्फिडेंस मैं- लेकर आइए, आप तो टारगेट भी नहीं दे रहे। अच्छा, कितनी सीटों का आपका लगता है? आप तो कह रहे हैं कि सरकार बना रही है कांग्रेस। मैं आपसे सीट पूछ लेती हूँ, कितनी सीट आप लोग हासिल करने वाले हैं और पूर्ण बहुमत की सरकार आप बनाएंगे? पूरा आंकड़ा आपके पास होगा। हम सोच रहे थे कि 150 पार कर जाएंगे, लेकिन कल की इनकी जो फेरिस्त जारी हुई है, इसके बाद 160-170 के आसपास अगर हम जीत जाएंगे तो बहुत ही आसान राह है। 150 यानी कि इस बार और आपका और बीजेपी का टारगेट लगभग अमित बराबर है, साफी बराबर ही है। 150 बीजेपी भी दे रही है और 150 का आंकड़ा ये भी दे रहे हैं, तो 300 सीटें तो है ही नहीं कर्नाटक में। ठीक है, लेकिन चलिए ये तो बराबरी पे चला गया। जल्दी से किसने संजय कहा राणा ये? जी। किसने कहा ये? हाँ सर, किसने कहा 300 सीटें हैं? नहीं, वही हम लोग कह रहे हैं कि है नहीं। भारतीय जनता पार्टी भी कह रही है 150 के पार जाएंगे और आप भी कह रहे हैं 150 के पार 224 में से बटेंगी सर, भाई तब भी साहब। 150 नहीं आएंगी। मतलब ये कहने का कैलकुलेशन का मतलब है। उदाहरण देता हूँ आपको। अगर आप देखेंगे बीजेपी सिर्फ 150 सीट पे इलेक्शन लड़ रही है। अगर 150 में 150 जीतेगी तो 150 अरे सर, हो सकता है जेडीएस किंग मेकर बन जाए। जेडीएस हो सकता है किंग मेकर बन जाए। हाईवे पे जितने भी और आपकी तो जेडीएस से नाराजगी हो गई थी, फिर सरकार चली गई, फिर उसके बाद बीजेपी ने सरकार बना ली। तो हो सकता है कि भाई जेडीएस के सहारे इस बार आंकड़ा भले ही हो, लेकिन जेडीएस के सहारे क्यों सर? ठीक कह रही हूं मैं? उधार के लोग सारे चले गए हैं, उधार का सिंदूर वापस लेकर चले गए हैं। अभी जो है राव साहब, ठीक कह रही हूं मैं? लड़ाई लड़ रहे हैं, ये लोग बीजेपी को हराएंगे, बीजेपी को धूल चटाएंगे और यहाँ से बीजेपी मुक्त कर्नाटका करने का काम शुरू हो गया है और 10 मई को खत्म हो जाएगा। बिल्कुल निजाम साहब, वो देखा जाएगा अब चुनाव के बाद। ठीक है। राव साहब, एक सवाल पर आपने प्रतिक्रिया नहीं दी। मैंने जेडीएस को लेकर पूछा, कोई बात नहीं, थोड़ी देर में उसका आप जवाब दे दीजिएगा, थोड़ी देर चिंतन मनन उस पर कर लीजिए। संजय राणा, लेकिन जैसे कर्नाटक में स्थिति बनती हुई पार्टीज के लिए देखिए नजर आ रही है, दोनों ही पार्टियों की मैं बात करूंगी, दोनों में इस वक्त बागी तेवर देखने को मिल रहे हैं। बीजेपी ने कुछ बदलाव करते हुए एक जो लिस्ट सामने की है, एक तो आपका एनालिसिस उस लिस्ट को लेकर क्या कहता है, दूसरी तरफ कांग्रेस और जेडीएस की भूमिका को कैसे देखते हैं आप कर्नाटक चुनाव में? क्योंकि कांग्रेस तो कह रही है कि वो भी सरकार बनाएगी और बीजेपी ने भी अपना 150 का टारगेट दे दिया है। जेडीएस सोच रही है वो किंग मेकर रहेगी। गुड आफ्टरनून पूर्णिमा, गुड आफ्टरनून मैं फैलो प्ले। जब हम बात करते हैं कर्नाटक चुनाव, तो तीनों पार्टियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। तीनों पार्टियां कहीं ना कहीं अंतर्द्वंद से जूझ रही हैं। जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी की बात आती है तो ये बहुत बड़ा इन्होंने रिस्क लिया। रिस्क इस सेंस में लिया है कि इन्होंने बहुत लोगों का टिकट काटा है और टिकट ये शायद फाइनलाइज हो चुका था पहले ही, लेकिन पिछले संडे को प्रधानमंत्री मोदी जी ने पूरी की पूरी चीज़ें बदल दी। उनका सिंपल सा कहना है कि परिवारवाद नहीं होगा, भ्रष्टाचार नहीं होगा। तो आपको पता होगा जगदीश सत्तार करके एक पूर्व चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे, उनके नेतृत्व में 2013 का चुनाव भी लड़ा गया था, उनका तक का टिकट कट गया है। तो आप देखिए कि पूरा का पूरा जो गणित है बिल्कुल बदल चुका है, परिवारवाद बिल्कुल खत्म हो गया है। नंबर 1। नंबर 2 जब में आते हैं कि जातिगत समीकरण, जब जातिगत समीकरण देखते हो तो लिंगायत समाज तकरीबन 11% है, 13% मुस्लिम है और 9% विकलिंगा समाज है। अगर इनकी सीट में विवरण देखा जाए तो तकरीबन 75 से 73 सीटों पे लिंगायत समाज इंपैक्ट करता है और 13 सीटों पे मुसलमान समाज इंपैक्ट करता है। वोकलिंगा जो है
बेसिकली जो ओल्ड मैसूर कहा जाता है उसमें इंपैक्ट करता है और तकरीबन 54 सीट उस पर होती है। तो आप देखेंगे कि पूरा का पूरा जो जेडीएस का या जो क्षेत्र है वो ओल्ड मैसूर है और ओल्ड मैसूर में तकरीबन 89 सीटें आती है। 89 में से पिछली बार भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ बेंगलोर छोड़ के और कहीं कोई भी सीट नहीं मिली थी। उसके बावजूद इन्होंने अपना चुनाव प्रचार वहां से स्टार्ट किया और पुरजोर से किया है। और सबसे बड़ी समस्या जेडीएस के साथ समय क्या है कि जो चाहे वो उनके छोटे पुत्र हो और चाहे उनके बड़े पुत्र, उनके बीच में मतभेद चल रहा। कहीं ना कहीं उस मतभेद का फायदा उस पार्टी को हो रहा, फायदा किसी और पार्टी को हो सकता है। जहां तक कांग्रेस की बात है, देखिए कांग्रेस नो डाउट एज पर द सर्वे, चाहे सी वोटर का सर्वे देख लीजिए, वो तकरीबन 115 से 127 दिखा रहा है। लेकिन आप मैट्रिक्स का सर्वे देते हैं तो 106 दिखाता है भारतीय जनता पार्टी को। तो दोनों की लड़ाई बड़ा ही दिलचस्प है, ये देखना होगा। नेक एंड नेक जिसको कह सकते हैं, कम से कम अभी की स्थिति में तो यही देखने को मिल रही है। लेकिन संजय मिश्रा, दो बात यहां पर थोड़ा हजम करना मुश्किल है। एक तरफ जहां पर येदियुरप्पा के दबदबे की बात मैं कर रही हूं, वो लिस्ट में साफ तौर पर नजर आती है क्योंकि वोकालिगा और लिंगायत समुदाय ऐसा एक बड़ा वर्ग है जिसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। तो क्या येदियुरप्पा एट द मोमेंट बीजेपी के लिए ना निगले जाए ना उगले जाए वाली स्थिति में है? दूसरी तरफ 13% को कैसे बीजेपी ने इग्नोर कर दिया? नॉट इवन अ सिंगल वन मुस्लिम कैंडिडेट, और 13% आबादी है और एक अच्छा खासा वर्ग है जो अपनी अहम भूमिका निभा सकता है। क्यों ये रणनीति कि एक भी मुस्लिम कैंडिडेट बीजेपी की तरफ से अभी आई लिस्ट में कम से कम सामने नजर नहीं आ रहा? हाँ, देखिए, मैं बीजेपी के प्रवक्ता का मधु जी को जरा मैं बता दूं कि इन्होंने पहले शुरुआत अपनी की बीजेपी पार्टी विद डिफरेंस की बात इन्होंने की थी और इन्होंने एक बात कहा था कि कैडर बेस्ड पार्टी है बीजेपी। यदि कैडर बेस्ड बीजेपी पार्टी और कैडर के हिसाब से बीजेपी चलती है तो आडवाणी जी को क्यों साइड करके नरेंद्र मोदी जी को क्यों लाना पड़ा था? क्या आडवाणी जी कैडर सही नहीं थे या उनके कैडरों का उनके ऊपर भरोसा नहीं रह गया था? उसके बाद भी सीनियर और भी लोग थे, राजनाथ सिंह भी सीनियर थे, क्या उनके ऊपर भरोसा नहीं था? तो ये तो एकदम बिल्कुल गलत है कि कैडर बेस्ड ये राजनीति करते हैं, ये धर्म और जाति की राजनीति करते हैं। दूसरी कर्नाटका पे बात करते हैं, येदियुरप्पा इनके लिए गले की हड्डी बने हुए हैं। 40% कमीशन का आरोप भारतीय जनता पार्टी के लिए झेलना बहुत ही भारी है। और कर्नाटक के लोग इस बार देखिए, एक बात और ध्यान देने की, अब 2 पार्टियां नहीं है कर्नाटक में और वो 3 भी नहीं है, अब एक चौथी पार्टी की भी एंट्री इस बार हुई है। वहां पे अरविंद केजरीवाल जी भी पहुंचे हैं, आम आदमी पार्टी की भी उपस्थिति हो रही है। और ये जो आम आदमी पार्टी की उपस्थिति कहीं भी किसी भी राज्य में हो रही है, इनका मुद्दा बिल्कुल अलग है। ये शिक्षा पे बात करेंगे, स्वास्थ्य पे बात करेंगे, ये मोहल्ला क्लिनिक पे बात करेंगे, ये जनता की बात करेंगे, और बीजेपी धर्म और जाति की बात करेगी। तो ये दोनों में फर्क है। और जनता जो है आज के डेट में देश में, आप गौर करिएगा, भारतीय जनता पार्टी कितने राज्यों में है। मैं चाहूंगा, अमित मिश्रा जी से आग्रह करूंगा कि इनके पास डाटा होगा, अपनी बात में जरा शामिल करें कि भारतीय जनता पार्टी 29-30 राज्यों में कितने राज्यों में अपने बलबूते हैं। यदि आप जम्मू एंड कश्मीर से शुरू करिए, जम्मू में कश्मीर में नहीं है, पंजाब में नहीं है, एक हरियाणा में है, राजस्थान में नहीं है, दिल्ली में नहीं है। एक तो राव साहब आपकी बात पर रिएक्ट करना चाह रहे हैं, मुझे लगता है उनके पास काउंटर है। दूसरी ये बात तो सच है ना कि बीजेपी कम से कम सरकार में तो है, सेंट्रल में, इसीलिए डबल इंजन की बात करती है। जब निकाय चुनाव की बात होती है तो ट्रिपल इंजन की बात करने लगती है। कम से कम बीजेपी एक टारगेट लेकर उसको अचीव तो करती हुई पार्टी, एक सरकार बनाती हुई कम से कम नजर आ रही है। लेकिन कर तो रही है, किसी में बिखराव है, वो किसी राज्यों में। ठीक है, राव साहब आपकी बात में ऐड ऑन करना चाह रहे हैं। हाँ, मैं बात करूंगा। पहले मैं सुन रहा था कि कोई बोल रहा था कि अशोक और सोमन्ना को 2-2 जगह से खड़ा कर दिया। अरे भाई, कांग्रेस वालों को क्या हुआ? सिद्धरामैया साहब जो कहते आ रहे थे कि वो कोलार से लड़ूंगा, क्या हो गया कोलार सीट का? उधर मेरे हिसाब से वो भी पता है कि वार रूम भी इनॉग्रेट किया था, उधर नहीं गया, उसको पता चला कि वो हारेगा, तो अभी वरना को आ गए। तो अभी सुन रहे हम कि वो भी कोलार से लड़ेंगे, वो क्यों 2 सीट से लड़ रहे हैं? तो एक सर्वश्रेष्ठ नेता है जो कांग्रेस का, उसका एक टिकट भी नहीं मिला पूरा कर्नाटक में 224 सीट्स में। ये आपका प्रॉब्लम है। और मैं एक और बात बताना चाहता हूं कि जो इनफाइटिंग है कांग्रेस में डीके शिव कुमार और सिद्धरामैया के बीच में,
वो सबको पता है। मधु जी तो वो उससे क्या? इनफाइटिंग तो मधु बिल्कुल जी वो और इनफाइटिंग दूसरी आपकी बात, पार्टी में भी पूरी है सुनिए, और इसी पूरी वजह सुनिए, से ये प्लीज, लिस्ट रुकी प्लीज, थी मैंने आप- और येदियुरप्पा जब को आप इतनी बात कर सीटें रहे दी थे, गई मैंने है, वो इंटरफेयर नहीं इनफाइटिंग किया। आपकी पार्टी में भी आप मुख्यमंत्री का आप चेहरा जब तक नहीं बात डिक्लेयर कर रहे कर थे, पाए मैंने इंटरफेयर नहीं किया, क्योंकि वहां पर पोस्टर बॉय आपको येदियुरप्पा को और बनाना अभी पड़ा। अभी सुन रहा हूं कि वो 40% 40% का, लेट मी टेल यू, 40% का जो बात है, अभी तक कांग्रेस वालों ने या केम्पन्ना ने जो हर बार 40% का एलिगेशन कर रहा था, एक एविडेंस भी नहीं दिया। और एक बात आपको राव साहब एक बात बताइए, उसके बाद अमित मैं आपके पास आती हूँ, माफी चाहूंगी काफी देर हो गई। नहीं राव साहब एक बात जरा मुझे ये बताइए कि कैसे आपने मुस्लिम कैंडिडेट एक भी नहीं रखा, 13% आबादी को आपने इग्नोर कर दिया, या फिर आप ये मान के चलते हैं कि भाई मुस्लिम वोट हमको मिलना ही नहीं है तो उस पर मेहनत क्यों करनी, एक कैंडिडेट वेस्ट क्यों करना, ऐसा है क्या? हमने ऐसा नहीं कहा है सर 13% पॉपुलेशन, जो चुनाव 13% पॉपुलेशन, आप वोका लिंगायत समुदाय पर फोकस करते हैं लेकिन 13% मुस्लिम आबादी को इग्नोर कर देते हैं, एक कैंडिडेट आपकी लिस्ट में नजर नहीं आता। हम जब डेवलपमेंट की बात करते हैं नहीं तो फिर तो आरोप लगेगा ना सर, फिर विपक्ष बोलेगा कि आप क्या बात करते हैं, सबको साथ लेकर चलने की, एक मुस्लिम कैंडिडेट आप अपनी लिस्ट में शामिल नहीं कर पाए। आप तो मौका देते हैं, आप मौका देते हैं सर आरोप लगाने का, आप मौका देते हैं। मैं बात करूं बिल्कुल, अरे जब सर आज तो आप ही का मौका है, लिस्ट आपकी पार्टी की तरफ से रीसेंट आई है। के बारे में आते हैं ये शायद सबको मिलेगा। अभी जो पूर्णिमा जी लगता है कैलकुलेशन जो लेके बैठे हैं कि कितने परसेंटेज से कितनी सीटें आ रही हैं, वो पूर्णिमा का सवाल बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। और देश चलाएगा क्या? मुस्लिम को नहीं दिया, उसको नहीं दिया, नहीं पर नहीं दिया ना सर, ये तो सच बात है, नहीं दिया, ये तो सच बात है, 13% आबादी है। अगर ये सच है, नहीं एक सेकंड सर, फौजदार साहब एक सेकंड, नहीं राव साहब अगर ये सच है कि बीजेपी एक बहुत स्ट्रांग स्ट्रैटेजी के साथ आगे बढ़ती है, ये बात सच है कि चुनाव का ऐलान भी नहीं होता, बीजेपी ग्राउंड रूट से तैयारी करना इलेक्शन के लिए शुरू कर देती है, ये बात भी सच है कि प्रधानमंत्री मोदी आके सब कुछ पलट के रख सकते हैं और अपनी पार्टी के अनुरूप चीजें ला सकते हैं, अगर ये सच है तो सच ये भी है कि एक भी मुस्लिम कैंडिडेट आपकी लिस्ट में नजर नहीं आता है और 13% को आपने इग्नोर कर दिया। वो आगे मानदंड है आपको, वो अगर बैरोमीटर है, मधु जी कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, लिस्ट आपकी पार्टी आपने नहीं दिया, कोई बात नहीं, उसको दे दिया, अगर वो है तो उसको दे देंगे हम, उसमें क्या है? क्यों इन्होंने नहीं दिया, बनाने वाली क्यों पार्टी इनके लिए है, इम्पोर्टेंट उसको भी नहीं मौका है? दीजिए। हाँ ठीक है अमित इसलिए नहीं दिया कि आपने चुनाव के पहले देखा होगा कैबिनेट से वहां एक मसौदा पास होता है जिसमें 4% जो मुसलमानों को आरक्षण दिया गया था उसको खत्म करके वो आरक्षण लिंगायत और वोकालिंगा समाज को दिया गया। तो जब ये क्लियरिटी आ गई थी तो फिर ये अगर मान लीजिए 13% मुसलमानों में से किसी को टिकट देते तो वो आवाज उठती कि भाई हमारा आरक्षण ही आपने खत्म कर दिया, तो फिर कैंडिडेचर कैसा। दूसरी बात है पूर्णिमा, जो बात लगातार कही जा रही है, चर्चा में है कि येदियुरप्पा इनके लिए खास क्यों है। तो 1952 के बाद लगभग 29 के आसपास मुख्यमंत्री हुए हैं और उसमें सबसे ज्यादा मुख्यमंत्री जो हैं वो लिंगायत समाज के रहे हैं। लगभग 23 मुख्यमंत्रियों से 10 मुख्यमंत्री लिंगायत समाज के रहे हैं। लिंगायत समाज का दबदबा है वहां की राजनीति पे। येदियुरप्पा लिंगायत समाज के बड़े नेता के तौर पर हैं। आपने मुख्यमंत्री उनको बनाया, जब कांग्रेस और जेडीएस की सरकार बनी, वो गिरी, तो फिर येदियुरप्पा मुख्यमंत्री बने। लेकिन येदियुरप्पा पे करप्शन के चार्जेस आए और हाईकमान ने येदियुरप्पा को हटाकर एक और लिंगायत नेता बसवराज बोम्मई को प्रोजेक्ट किया, क्योंकि लिंगायत समाज से हैं। तो अब लिंगायत समाज में नेता कौन होगा, इसके वर्चस्व की लड़ाई थी। और जब टिकटों का वितरण होने लगा तो बसवराज बोम्मई ने आकर टिकटों की एक फेहरिस्त यहां जेपी नड्डा साहब को और अमित शाह जी को सौंपी। उस लिस्ट पर येदियुरप्पा ने नाराजगी जाहिर कर दी। और आप देखें, जब प्रधानमंत्री शिवमोगा जाते हैं तो येदियुरप्पा का किस तरह अभिवादन करते हैं। येदियुरप्पा पोस्टर बॉय की तरह थे, तभी से ये चीजें साफ होने लगी थी। और कल की लिस्ट में ये साफ हो रही है कि लगभग 50 से 55 सीटें येदियुरप्पा को गई हैं और अगली लिस्ट जो आएगी उसमें 30 सीटों का दावा येदियुरप्पा का खेमा कर रहा है। तो कुल मिलाकर जो भारतीय जनता पार्टी की स्ट्रैटेजी है वो स्ट्रैटेजी लिंगायत वोट और वोकालिंगा समुदाय के वोट को अपने तरफ करना है। अब आप अगली चीज देखें, जो कुर्बा समुदाय है वहां का, जिसका भी एक बड़ा योगदान है वहां के मतदान में, उस
कुर्बा समुदाय को कब इस बार 12 सीटें दी जाती है इस लिस्ट पे, और अगली लिस्ट में भी संभावनाएं हैं। तो ये जो पूरा कास्ट कॉम्बिनेशन भारतीय जनता पार्टी लेकर चल रही है, इसमें सर्वश्रेष्ठ जो है वो येदियुरप्पा के लिए लिंगायत है, और लिंगायत के मठ सबसे ज्यादा है पूर्णिमा वहां, जिस चीज का आप और हम वहां जिक्र भी कर रहे थे कि लिंगायत मठों से जो है वो एक तरीके की राजनीतिक क्रांति हमेशा कर्नाटक की राजनीति में देखी जाती है। तो इस चीज को भारतीय जनता पार्टी छोड़ना नहीं चाहती है। वो चाहती है कि येदियुरप्पा पर भले जो करप्शन के चार्जेस लगे हों, परिवारवाद की जो भी बात होती रहे उसको हम झेल लेंगे, येदियुरप्पा के बेटे को टिकट देंगे, क्योंकि उपाध्यक्ष का जिक्र किया यहां मधु जी ने। उपाध्यक्ष तो दूसरे विभिन्न पॉलिटिकल पार्टी में भी हैं, फिर उस पर आप परिवारवाद के आरोप क्यों लगाते हैं? वो भी वर्किंग, अगर उनके माता पिता वर्किंग है पॉलिटिकल सिस्टम में तो उनका बच्चा भी वर्किंग है, तो वो तो एक चीज हो गई ना। तो वही चीज यहां भी है, इसलिए उनकी टिकट आप नहीं काट सकते, क्योंकि उनका वर्चस्व कर्नाटक की राजनीति में बहुत ज्यादा है और आप क्षेत्रीय नेतृत्व को दरकिनार नहीं कर सकते हैं। यह बात अलग है कि प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर आप चुनाव लड़ेंगे और वो चुनाव आप जीतते हैं हमेशा, क्योंकि उनका कद, उनके भाषण और उनकी लोकप्रियता जो है वो क्षेत्रीय राजनीति पर। साथ साथ अमित, ये भी तो सवाल है कि जो चुनौतियां हैं फिर उससे कैसे पार पाया जाएगा। राव साहब, अगर ये एनालिसिस जो अमित की तरफ से किया गया, ये एनालिसिस आपकी तरफ से आता तो कम से कम ये समझ में आता जो है उसको मान रहे हैं, और जो नहीं है कम से कम उसको आप बता तो रहे हैं। अंडर द कवर कोई ऐसी बात नहीं, क्योंकि सबको पता है कि कैसे समीकरण चुनावों के समय और सीटें जीतने के लिए बनते हैं और बिगड़ते भी हैं। किसको शामिल किया जाता है, किसको हटाया जाता है, उसके पीछे की वजह भी बहुत क्लियर है। फिर से अपनी चर्चा में लौटते हैं। बात कर्नाटक चुनावों को लेकर हो रही है। लिस्ट सामने आ चुकी है पार्टीज की। आम आदमी पार्टी इस बार एंट्री कर चुकी है। देखना होगा क्या कुछ वो हासिल कर पाती है। लेकिन आम आदमी पार्टी को क्या कोई चुनौती भी मानता है संजय राणा जी? क्योंकि एक तरफ अगर बीजेपी की बात करूं, जो अभी लिस्ट आई, 32 ओबीसी, 30 एससी, 16 एसटी उम्मीदवारों को टिकट दे दिया गया है, और लगभग 51 लिंगायत समुदाय से आने वाले, 41 वोकालिग्गा समुदाय से आने वाले उम्मीदवारों को टिकट दिया गया है। आम आदमी पार्टी क्या कहीं पर कुछ करती हुई नजर आती है? और दूसरा, बीजेपी आश्वस्त है अपनी जीत को लेकर, बीजेपी ने 150 का टारगेट दिया है, लेकिन बीजेपी के लिए चैलेंजेस क्या नजर आते हैं आपको कर्नाटक में? पूर्णिमा जी, देखिए, बीजेपी जहां तक चैलेंज की बात करती है तो बीजेपी के लिए थोड़ी सी राह इस बार मुश्किल है। पहली बात तो ये है कि उन्होंने कई सारे चेहरे बदले हैं। नंबर 2, अगर समीकरण, जातीय समीकरण को देखें तो उन्होंने साधने की कोशिश की। देखिए, वोकालिंगा की जब बात करते हैं वो तकरीबन 54 सीट को इन्फ्लुएंस करते हैं और इन्होंने देखा 52 लोगों को टिकट दिया। उसी तरह अगर लिंगायत समाज को देते हो तकरीबन 75 को इन्फ्लुएंस करते हैं, और उसके बाद आता सबसे बड़ा जो वर्ग है वो आता दलित, जो तकरीबन 30 सीटों को इन्फ्लुएंस करता। तो आपने अमित जी से एक प्रश्न पूछा, इसका एनालिसिस उन्होंने बहुत अच्छी तरह किया कि मुसलमानों को टिकट क्यों नहीं दिया जाए। 13% मुस्लिम है, लेकिन वो सिर्फ 13 सीट को इन्फ्लुएंस करते हैं, तो वो माने शायद भारतीय जनता पार्टी के लिए नहीं रखता। जहां तक बात करते हैं आम आदमी पार्टी का, नो डाउट आम आदमी पार्टी से आने से कहीं ना कहीं समीकरण थोड़ा सा बदला हुआ है। वो 13 सीट मैटर नहीं करती या मुस्लिम मैटर नहीं करते? राणा, हमें ऐसा लगता है, देखिए अमित जी ने बहुत चीजें बोल दी, उसमें मैं नहीं जाना चाहता। हमें ऐसा लगता है कि जो गणित है, जो नहीं, आप तो राजनीतिक विश्लेषक हैं राणा जी, आपको तो बोलना चाहिए। मैं तो पूछ रही हूँ, मैं कह रही हूँ कि सीटों से फर्क नहीं पड़ता उन 13 से, या मुस्लिम से फर्क नहीं? हमें नहीं मालूम कि मुस्लिम से इनको फर्क पड़ता नहीं पड़ता, लेकिन 13 सीट जहां पे इन्फ्लुएंस करते उससे इनको ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। हो सकता है उस पे, इसलिए उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ने मुस्लिम को कैंडिडेट नहीं बनाया। अब आते हैं मुख्य मुद्दे पे, आम आदमी पार्टी का। देखिए, आम आदमी पार्टी जहां पे भी जाती है कहीं ना कहीं अपना विस्तार करने की कोशिश करते, चाहे वो आप गुजरात देख लीजिए, चाहे पंजाब देख लीजिए। तो ये अगर कर्नाटक में बुरचोर तरीके से अगर लड़ते हैं तो कहीं ना कहीं वोट कटुआ का काम करेंगे, और ये जो नुकसान होगा वो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो क्योंकि एक माने ना माने, हम लोग केजरीवाल के भी एक फॉलोअर्स है, अगर वो 2 से 3% या 4%, 5% भी तो वोट अगर अपने पक्ष में कर लेते हैं तो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है कांग्रेस पार्टी का। कांग्रेस का वोट कटेगा आपको लगता है? अच्छा, ठीक है, जल्दी से एक संजय मिश्रा जी आपसे रिएक्शन, क्योंकि चुनौतियों की बात हो रही है। मैं तो दोनों ही पार्टीज की चुनौतियों की आपसे बात करूंगी। कांग्रेस को लेकर आपको 2 से 3 पॉइंट में बताइएगा, कांग्रेस को लेकर आपको क्या चैलेंजेस नजर आते हैं, बीजेपी को लेकर आपको क्या चैलेंजेस नजर आते हैं, जेडीएस की भूमिका को आप कैसे देखते हैं कर्नाटक? नहीं, देखिए, स्पष्ट रूप से जो दिख रहा है अभी तक, अरविंद केजरीवाल का जो नीति अभी तक सामने आई है देश में, और जिसे गुजरात ने एक्सेप्ट किया, गोवा के लोगों ने एक्सेप्ट किया, ठीक है, उसकी संख्या कम रही है पहली बार में कि कोई 2 विधायक मिले, कहीं 5 विधायक मिले। कर्नाटका में भी 100% कांग्रेस और बीजेपी के अंदर जो वार हो रहा है वो वार होगा जाति और धर्म के ऊपर। लिंगायत समुदाय को दे दो, उसको दे दो, उसको दे दो। लेकिन एक आम आदमी पार्टी तीसरी, अरविंद केजरीवाल की जो नीति जो दिख रही है वो साउथ में बहुत ज्यादा प्रभावी होते हैं क्या? मैं कंप्लीट कर लूं ना। वो तीसरी नीति ये आ रही है कि वो एजुकेशन की बात कर रहे हैं हर जगह, और सबसे पहले वो एजुकेशन की जो बात कर रहे हैं या स्वास्थ्य की बात जो कर रहे हैं, वो जनता कहीं ना कहीं जगह, जनता के दिल में, दिमाग में जगह बनाते हुए दिख रही है, और देश में इसलिए अरविंद केजरीवाल बड़ी तेजी से जगह बनाते हुए दिख रहे हैं।
ठीक है अमित, इसमें एक ऐड ऑन आप इसमें कंटिन्यू कीजिएगा, लेकिन इसके साथ मैं ये भी पूछना चाहूंगी क्योंकि राजनीति से तो संन्यास का ऐलान येदियुरप्पा कर ही चुके हैं, आप बार बार कह रहे हैं कि वो पोस्टर बॉय हैं, तो फिर क्या बसवराज बोम्माई, मतलब क्या इसकी संभावना कितनी है, क्योंकि वो तो हो गए पोस्टर बॉय येदियुरप्पा। पूर्णिमा, बसवराज बोम्माई की अगर स्वीकारोक्ति होती तो फिर येदियुरप्पा को इतनी टिकटें नहीं मिलती। हाँ? और दूसरी बात मैं बताऊं, वोकालिंगा लिंगायत के बाद एक बड़ा समाज है जो ओल्ड मैसूर में काफी दबदबा रखता है, और ओल्ड मैसूर देखें वो गढ़ माना जाता है एचडी देवगौड़ा जो पूर्व प्रधानमंत्री हैं, उनके बेटे कुमार स्वामी मुख्यमंत्री रहते कांग्रेस की सपोर्ट से। वो एरिया, उस एरिया पर बीजेपी खास फोकस कर रही है और 41 सीट, इसमें से 41 लोगों को उन्होंने जगह दी है। 6 लोगों की जो टिकटें काटी है भारतीय जनता पार्टी ने उसमें ज्यादातर उसी इलाके के हैं, इसलिए वोकालिंगा समुदाय पर तो नजर है। लिंगायत को फ्री हैंड है, और लिंगायत के सबसे बड़े चेहरे के तौर पर चूंकि येदियुरप्पा को भारतीय जनता पार्टी वहां रख रही है, इसीलिए आप देखें मुख्यमंत्री अगला चेहरा कौन होगा, बसवराज बोम्माई के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही है, लेकिन चेहरा डिक्लेयर नहीं किया है, क्योंकि वहां सर्वमान्य तौर पर भाजपा भी ये जानती है कि जब तक पिछले आप चुनाव में देखें 104 सीटें जो भारतीय जनता पार्टी को आई थी, और उस 104 सीटों में वो पहले विपक्ष में बैठी और बाद में सत्ता लिया उन्होंने, उसमें भी सबसे ज्यादा भूमिका येदियुरप्पा की रही थी, क्योंकि उसके पहले येदियुरप्पा ने भारतीय जनता पार्टी छोड़कर अपनी पार्टी बनाई थी और उस पार्टी का हश्र कुछ ज्यादा अच्छा नहीं हुआ, फिर भाजपा ज्वाइन किया, और भाजपा भी उनकी ताकत को जानती है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि आप देखें वहां नंदनी और अमूल के मामले को लेकर क्षेत्रीय राजनीति जो है कितनी ज्यादा वो अपना असर रखती है। यानी नंदनी जो प्रोडक्ट है, वो प्रोडक्ट, उस प्रोडक्ट के विषय में सारे होटल के लोग चले गए, मालिक चले गए उसके साथ, अमूल को बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं। ये एक क्षेत्रीय राजनीति का अपना महत्व दर्शाता है भारतीय राजनीति में कि अगर आप कुछ थोपेंगे हमारे ऊपर तो हम कबूल नहीं करेंगे, और शायद इस चीज को भाजपा बहुत बेहतर तरीके से जानती है, क्योंकि मुख्य चैलेंज जो है वहां इस बार कांग्रेस के साथ है। कांग्रेस के पास एक विकल्प तो कुछ है नहीं, वहां भी सिर्फ फुटअव्वल है सिद्धरमैया और डीके शिव कुमार के बीच, और डीके शिव कुमार ने अब कह दिया कि हमें अगर खरगे, मल्लिकार्जुन खरगे मुख्यमंत्री बनते हैं तो उनके नीचे काम करने में कोई हमें दिक्कत नहीं होगी, यानी वो सिद्धरमैया को नहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं। अब कांग्रेस के पास जो सबसे बड़ी चीज है, जो सबसे बड़ा एक तमगा हाथ लग रहा है, वो है मुस्लिम वोटों का। मुस्लिम वोट जो पहले जेडीएस के साथ भी जाते थे, वो हो सकता है कंसोलिडेट होकर सिर्फ कांग्रेस के साथ पड़े, और वहां ओवैसी की एंट्री हो रही है। ओवैसी भी 17 सीटों पर मुस्लिम उम्मीदवार खड़े कर रहे हैं। अगर 1000-2000 वोट भी कटता है, अगर पिछले चुनावों में अगर हिस्ट्री को देखें तो अगर अपने क्षेत्र से बाहर ओवैसी निकलते हैं तो बहुत ज्यादा कुछ खास वो कर नहीं पाते। नहीं पूर्णिमा, बिल्कुल एज अ रिजल्ट तो यही नजर आता है। बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूं, और इसका एक उदाहरण है बिहार, जहां सीमांचल के क्षेत्र में ओवैसी ने पहले 5 सीटें जीती और वो तमाम लोग राजद में शामिल हो गए, फिर ओवैसी जाते हैं। ओवैसी की भूमिका चुनाव जिताने में हो ना हो, चुनाव हरवाने में जरूर होती है। और आप देखें उत्तर प्रदेश में जो आरएलडी के क्षेत्र में जयंत चौधरी जिस क्षेत्र के नेता हैं, उस क्षेत्र में जब चुनाव वो हारते हैं तो वो सिर्फ दोष देते हैं सिर्फ ओवैसी की पार्टी पे, क्योंकि 1000, 500, 1700, 1800 ये जो वोटें कटती है, ये जिताऊ और हराऊ वोट में जो अंतर होता है वो बहुत कम रखता है। ठीक है राव साहब, जल्दी से आपसे रिएक्शन लेते हो, अगर इन बातों में आप कुछ ऐड ऑन करना चाहते हो तो वो आप अपने आप से कर लीजिएगा, लेकिन बीजेपी का एजेंडा कर्नाटक चुनाव के मद्देनजर क्या नजर आता है? क्योंकि ये तो हम देखेंगे कि अब प्रधानमंत्री मोदी भी ज्यादा से ज्यादा कर्नाटक में नजर आने वाले हैं। क्या आपको लगता है एजेंडा क्या है चुनाव जीतने का फॉर्मूला बीजेपी के पास? हिंदुत्ववाद को क्या बढ़ावा देने की कोशिश साउथ में करेगी बीजेपी, या फिर विकास का एजेंडा? हमारा एजेंडा तो ये है परफॉर्मेंस डेवलपमेंट और सोशल री इंजीनियरिंग के बारे में। तो सोशल री इंजीनियरिंग के बारे में अभी बात करूं मैं, कोई बात कर रही थी कि वो 4% हटा दिया मुस्लिम कोटा का। हम ये कह रहे हैं कि वो जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल था वो अभी कॉन्स्टिट्यूशन कर रहे हैं। तो जो अभी अनकॉन्स्टिट्यूशनल था कोई मुद्दा नहीं उठाया, हमने उठाया, उसको कहा कि वो धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं मिलना चाहिए, वो हमने हटा के वो कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन है वो दिया हमने। हाँ हमने किया है, क्यों किया है वो हमने किया है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन तरीका नहीं था। तो अभी हम, हाँ हमारे जो परफॉर्मेंस है उसके ऊपर हमारा डेवलपमेंट एक्टिविटीज जो है कर्नाटक में, वी आर हैप्पी अबाउट इट एंड ऑल्सो अबाउट दी आरक्षण के बारे में। अभी देखिए एससी का सीट 15 से 17 हो गया, एसटी का 3 से 4% हो गया, और जो 4% जो था
हमारा वो जो 2B में था मुस्लिम कोटा से, वो हटा के हमने 2C 2D वक्कलिका लिंगायत को दिया हमने। हाँ, वो जो सोशल इंजीनियरिंग के बारे में हम बात कर रहे हैं, जानकारी मैं आपको मधुराव जी हम निभा रहे थे। और हमें जानकारी हमें 100% वी आर कॉन्फिडेंट दैट जो हमारा काम है, हमारा सरकार का और डबल इंजन सरकार का जो हमारा डेवलपमेंट के बारे में जो है, उसके आधार में हमें वोट मिलेगा और जरूरत में 100% तो बोमई साहब के नेतृत्व में चुनाव लड़ना चाहिए ना आपको, उनको अगुवाई करके। और दूसरी चीज जो आप कह रहे थे आरक्षण की ना, सुप्रीम कोर्ट ने उस विषय में बहुत स्पष्ट नीति बनाई है और कई राज्य के आरक्षण को उस सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। वो है 49.5% कोटा होगा। आप तय करेगा, वो तय करेगा। ये जो भी राज्य करता है वो अपने राजनीतिक फायदे के लिए कहता है। आपने कुछ दिन पहले देखा होगा उद्धव ठाकरे ने भी ऐसा ही घोषणा की थी और वो सुप्रीम कोर्ट ने उस पर स्टे लगा दिया। तो ये 60% से ज्यादा जहां आरक्षण होगा वहां रोक लगना स्वाभाविक है। राजनीतिक तौर पर प्रथम दृष्टया ये लगता है कि हम अपने लोगों को लुभा रहे हैं। कोर्ट तय करेंगे, उसमें क्या प्रॉब्लम है? अभी हम बोल रहे हैं कि हम कॉन्फिडेंट है कि वो सुप्रीम कोर्ट को हम मन करते हैं कि वो सही है, उसमें क्या है? तो हम करने नहीं चाहिए क्या? जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से किया था, हमने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया उसको, उसमें भी आपत्ति है आपको? आपने बनाया और कांग्रेस का जो नीति है, गाइडलाइंस बता रहे हैं, कांग्रेस का जो नीति फॉलो करता है या देश को फॉलो करना पड़ता है। आप अपनी गाइडलाइंस अपने प्रोसीजर नहीं बना सकते। सपोर्ट कर रहे जो हैं, आपने 4% ट्रांसफर किए हैं परसेंटेज, अगर उस कैटेगरी में या उस लेवल पे आता है तब तो ठीक है, अदरवाइज मुश्किल होगा। इसमें कैच क्या है ना राणा जी, इसमें कैच ये है कि जब सुप्रीम कोर्ट तय करेगा तो करेगा, अभी तो हम तय कर रहे हैं। अभी तो हम तय कर रहे हैं। असली कैच तो यही है। और दूसरी बात, जब हम बात ये कर रहे थे मधु भाई कि डेवलपमेंट पे हो रहा, देखिए डेवलपमेंट पे ये चुनाव कतई नहीं हो रहा कर्नाटका का। अगर डेवलपमेंट पे होता तो आपका चेहरा होता, आपने चेहरा बदल दिया है। और मानिए ना मानिए, सर्वे रिपोर्ट देख लीजिए, सर्वे रिपोर्ट में हर आदमी नरेंद्र मोदी को पीएम तो देखना चाहता है, लेकिन कर्नाटका में आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार को शायद देखना पसंद नहीं कर रहा है। तो ये आपको अपने अंदर मंथन करने की जरूरत है। ये मैं नहीं बोल रहा, ये मैं नहीं बोल रहा, आंकड़े बोल रहे हैं। ये आपका राय हो सकता है, पर हम सर ये बताइए 52 टिकट 51 टिकट क्यों काट दिए आपने? जगदीश शेट्टार का जो टिकट है वो काट दिया, जो 2013 में करप्शन के चार्जेस। और एक चीज और मैं जोड़ूंगा राणा साहब कि आपने फिर येदियुरप्पा को हटाया क्यों? आपने येदियुरप्पा को बात ये है ना कि आप डबल फेसेट नजर आते हैं राव साहब, आप इसमें डबल फेसेट नजर आते हैं राव साहब। मैंने शुरू में क्या कहा? मैंने शुरू में कहा कि दो चीजें आपकी पार्टी ने बड़ी क्लियर कर दी कि एक तो हम परिवारवाद से दूरी बनाएंगे, दूसरा हम जो है भ्रष्टाचार को लेकर हमारा जो जीरो टॉलरेंस है। अब उसमें आपका वो भी नहीं सेट बैठ रहा, दूसरी तरफ परिवारवाद भले ही कम, आपने कहा हमने कम कर दिया। हम तो ये कह रहे हैं कि आप कह रहे हैं परिवारवाद से दूरी बना लेंगे, तो उनके ज्यादा हमारे कम जायज है, आप ये इसको स्टैब्लिश कर रहे हैं। मैं ये कह रही हूँ कि इसमें आपका डबल फेस दिख रहा है। आप कह रहे हैं कुछ रहा, और अगर ऐसा होता तो क्या पहले येदियुरप्पा से दूरी बीजेपी ने नहीं बनाई? क्या मजबूर होकर बीजेपी ने येदियुरप्पा से दूरी नहीं बनाई? चुनाव नजदीक आते आते क्या बीजेपी को यह नहीं लगा कि येदियुरप्पा के बगैर काम नहीं चलेगा, जीत नहीं मिलेगी और हमें पूरा आंकड़ा चाहिए, हमें नहीं चाहिए कि हम किसी के भरोसे रहे, और इसीलिए येदियुरप्पा को फ्री हैंड दे दिया। इसीलिए येदियुरप्पा की तरजीह लिस्ट में उनके चेहरों की देखने को मिली, पुराने लोगों को बाहर निकाल दिया गया। मानिए ना राव साहब, वो जो प्रक्रिया है वो पार्टी तय करेंगे। नहीं, हम लोग कुछ बदल नहीं रहे, हम लोग जो आईना दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जो आप देखना नहीं चाह रहे। हम थोड़ी ना कांग्रेस वाले जैसे है कि वो अब देखिए सर, कांग्रेस इसमें कहाँ आ गई? हम लोग चर्चा आपसे कर रहे हैं, जब प्रधानमंत्री ये बोलते हैं कि नो करप्शन नो परिवारवाद, तो भाई आपके नेता बोल रहे हैं तो हम आपसे प्रश्न पूछेंगे, इसमें कांग्रेस से कहाँ प्रश्न पूछा जाएगा? मैं आपको चुनौती दूंगा, एक कांग्रेस वालों ने भी सर चुनौती मत दीजिए, मुझे अच्छी तरह पता है कि लिस्ट कब बदली गई है, लिस्ट संडे को बदली गई है और उसका कारण था बदलने का, तो हम सबको पता हो सकता है, आपको नहीं पता है, लेकिन ये स्टूडियो में जो भी लोग खड़े हैं सबको पता है। वो सर्वश्रेष्ठ है, हमें हम लोग सर्वश्रेष्ठ नहीं है सर, आईना दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। संजय मिश्रा जी कुछ जोड़ना चाह रहे हैं साहब?
संजय मिश्रा जी को भी सुनिए जरा। संजय मिश्रा जी को भी सुनिए। मधु जी सुन लें। मधु जी मैं ये जोड़ना चाह रहा हूँ कि देखिए एक आपकी बौखलाहट बता रही है, आपका चेहरा बता रहा है कि आप हार रहे हैं, खैर उसे एक्सेप्ट करिए, अब गुस्सा मत करिए किसी के ऊपर, मेरे ऊपर या न्यूज चैनल के ऊपर, वैसे ही आप डरा के रख रहे हैं हम लोग को, विपक्ष को मत डराइए। हारने वाले वो कांग्रेस वाले हैं। अरे आप बताइए कि सर वो तो जीके आंकड़ा जी देके का बताइए। कांग्रेस से लड़िए सर, जिससे लड़ना है लड़िए, हमसे मत लड़िए। राव साहब आपके लिए बात करना अच्छी चाहते बात हैं है कि 150 का टारगेट लेकर बीजेपी चल रही है, बहुत अच्छी बात होगी, बीजेपी जीतेगी, बहुत अच्छी बात होगी, कांग्रेस जीतेगी, वो तो जनता तय करेगी ना कि किसको सिंहासन पर बैठाना है। लेकिन उससे पहले अमित एनालिसिस तो होगा ही ना, जो साफ नजर आता है उस पर तो चर्चा होगी। मधु जी एक चीज जो हमारी सहयोगी पूर्णिमा आपसे जानना चाह रही थी बार बार कि अगर मान लीजिए सारी चीजें बहुत बेहतर थी तो फिर हमें आप भारतीय जनता पार्टी को, येदियुरप्पा जी को हटाना नहीं चाहिए। उसका जवाब मैं देता हूं ना, एक सेकंड, वो जवाब इसलिए दे रहा हूं, 40% कमीशन शायद येदियुरप्पा से लोगों नहीं मिला होगा, अकेला खा गए होंगे। जो ठेकेदारों ने कर्नाटक में 40% कमीशन के आरोप लगाए थे, वो नरेंद्र मोदी जी की जीरो टॉलरेंस कहां पे गायब हो गई थी? 1985 में 85% सर ये कांग्रेस के प्रवक्ता नहीं, राजनीतिक विश्लेषक हैं राव साहब। 15% जा रहे थे। अच्छा मुझे अभी जानकारी मिली है कि फौजदार साहब भी दोबारा से जुड़ चुके हैं, तो ये आरोप फौजदार साहब के पास जा रहे हैं। बंद किया बीजेपी संजय जी के पास नहीं जा रहे हैं। प्रूव कर दिया वो हार रही है कर्नाटका से, विदाई है चीज आपका बौखलाहट बता रहा है, बिल्कुल बौखला रहे हैं आप। आपके जो केसेस है सिद्धरामैया के ऊपर, जो केस है वो बंद करने के लिए ये सब आपने नाटक किया। अब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, आपको गाड़ा लगा, आपको नहीं सर राव साहब थोड़ा सा आप यहाँ पे, सॉरी मैं आपके साथ ही हूँ, लेकिन जो आप सुप्रीम कोर्ट का मैं तो हवाला दे रहे हैं वो गलत है। येदियुरप्पा जी को कोई क्लीन चिट नहीं मिल रही है, अभी वो कार्रवाई चल रही है, तो क्लीन चिट मत दीजिए किसी को। और संजय जी और यही एक पशुपेश था जो नहीं, लेकिन ऐसा क्यों मुश्किल में भारतीय जनता पार्टी आगे कर पाई। अमित ऐसा क्यों? एक सेकंड राव साहब, एक सेकंड फौजदार साहब भी हमारे साथ है। फौजदार साहब ऐसा क्यों है कि राव साहब लगातार गुस्सा किए जा रहे हैं, आपके चेहरे पर सिर्फ मुस्कान बनी हुई है, मतलब क्या है आपके दिमाग में? आप लोग जीत ही रहेंगे मान के चल रहे हैं क्या एकदम? कोई चुनौती नहीं, कोई डर नहीं? देखिए मेरे भाई अमित मिश्रा जी, संजय राणा जी और संजय मिश्रा जी के ऊपर जो इन्होंने इतना गुस्सा किया है, उनको पता भी नहीं है कि ये कौन है, किससे बात कर रहे हैं, किसका सवाल है, किसका जवाब है। इनकी जो बौखलाहट जो उनके चेहरे पे है, ये एक सवाल का जवाब नहीं दे सकते। तो आप इनसे ये सवाल पूछिएगा जो पशु 40% का क्या हुआ, ये एक एविडेंस भी नहीं दिया, और करप्शन के बारे में हमारे गवर्नमेंट पे आरोप कर रहे हैं आप। एक एविडेंस दे दीजिए ना, केम्पाना ने नहीं दिया, आरोप प्रत्यारोप तो राजनीति का हिस्सा है राव साहब, उसके लिए इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। कांग्रेस पर आप लोग भी आरोप भर भर के लगाते हैं और कांग्रेस बीजेपी पर आरोप लगाती है। अभी कहा फौजदार साहब ने थोड़ी देर पहले, और हमारे एक राजनीतिक विश्लेषक भी कह रहे थे कि आप लोग तो सिर्फ धर्म की राजनीति करते हैं, और ऐसा तो नहीं है कि धर्म के मुद्दे उठाए नहीं गए। आपने सीधे सीधे कह दिया हम तो विकास की राह पर चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि हिंदुत्ववाद का एजेंडा लाया नहीं गया, साउथ में भी उन चीजों को शामिल नहीं। हिजाब का मुद्दा देखिए कैसे उठकर सामने आया, ऐसा नहीं है सर, ऐसा नहीं है। मैंने कहा कि मुद्दों को हवा तो दी जाती है ना, मुद्दों को हवा तो दी जाती है ना कम से कम। हमने उठाया। अरे सर हवा तो देने वाले लोग हैं ना, वो अलग अलग पार्टियों के ही होते हैं ना, मुद्दे कहीं से भी उठे। ठीक है फौजदार साहब अपनी बात पूरी कीजिए। चीफ मिनिस्टर की सीट 2500 करोड़ स्केल पे है। बसवराज बीजापुर के एमएलए हैं, उन्होंने कहा था या ना कहा था पीएम सीट 2500 करोड़ स्केल पे है या नहीं है? पूछिए, अगर वो बीजेपी के एमएलए सच कह रहे थे तो क्यों कह रहे थे? क्यों कह रहे थे तो वो इल्जाम क्यों लगा रहे थे? मिनिस्टर की सीट 100 करोड़ में पूछेगा कि 60-40% जो अंडे खाने में बच्चों का मिड डे मील होता है जुड़े। फौजदार साहब माफी चाहूंगी, आपकी आवाज थोड़ी सी क्लियर नहीं है, जिसकी वजह से आप जो कहना चाह रहे हैं तो हम सुन नहीं पा रहे। जल्दी से, क्योंकि मेरे पास अब आखिर का 1 मिनट बचा है, जल्दी से क्लोजिंग कमेंट राव साहब आपके साथ करते हो, उसके बाद मैं बाकी सबसे भी रिएक्शन लेती हूँ। राव साहब क्या कर्नाटक में कर्णधार कैसे, कौन होगा, कैसे बीजेपी पार पाएगी तमाम चुनौतियों के बीच? जल्दी से सर 15 सेकेंड प्लीज। हम 100% निर्धारित है कि हमारा जो परफॉर्मेंस है, डेवलपमेंट है और सोशल इंजीनियरिंग के बारे में हम जो बात कर रहे हैं, और जो गवर्नमेंट और जो कांग्रेस का नीतियां है उसके खिलाफ हम हैं, सो अवश्य में हमें 150 सीट्स मिलेगा ही।
उसके हिसाब से हम काम करेंगे बस। ठीक है अमित। मुझे तो लगता है ये चुनाव जो है भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय मुद्दों पर लड़ेगी और कांग्रेस क्षेत्रीय मुद्दों पर, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास दो ऐसे चेहरे हैं जो चुनावी रणनीति की बिसात को कभी भी बदलने का मादा रखते हैं, वो प्रधानमंत्री मोदी और गृहमंत्री अमित शाह। और कांग्रेस चूंकि क्षेत्रीय राजनीति में बहुत तेजी से हावी कर्नाटक में हो रही है, तो उसे लगेगा क्षेत्रीय मुद्दों और क्षेत्रीय नेताओं को ज्यादा तरजीह दें। आपने देखा होगा उस दिन रणदीप सुरजेवाला जब हमसे फ्लाइट में मिले थे, तब भी वो इस बात का जिक्र कर रहे थे पूर्णिमा कि वहां सुनने के लिए लोग जो हैं सिर्फ क्षेत्रीय नेताओं को चाहते हैं। तो ऐसे में कांग्रेस उस विसात को छोड़ना नहीं चाहेगी। ठीक है, जल्दी से दो की पॉइंट। संजय मिश्रा जी आप और फिर कौशिक जी आप। हाँ, मैं ये इतना कहना चाह रहा हूँ कि कर्नाटक में इस बार जो दिखने को आपको मिलेगा बिल्कुल डिफरेंस आएंगे। कांग्रेस अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, अपनी उनकी राजनीतिक लाइन है। भारतीय जनता पार्टी जो अभी भ्रष्टाचार की सरकार दिया है, जिस तरह से गलत तरीके से इनकी सरकार में एंट्री, क्योंकि बीजेपी को पहले ही कर्नाटक ने नकार दिया है और ये सबको ही जानता है, लेकिन भ्रष्टाचार का मुद्दा कर्नाटक में रहेगा और इस बार कहीं ना कहीं मुद्दे दूसरे मुद्दे हावी होंगे। मैं दो पॉइंट रखूंगा। पहली बात मैं राव साहब से बोलूंगा, क्रोध मत कीजिए और अपने नेता जो मोदी जी उनसे कुछ सीखे। दिन भर लोग उनको आरोप लगाते, बेचारे चुप रहते। नंबर 1। नंबर 2, जहां तक कर्नाटक की बात होती है, भारतीय जनता पार्टी के लिए राह थोड़ी सी कठिन है। इनको कुछ समीकरण लगाना पड़ेगा। अगर आम आदमी पार्टी और जेडीएस अगर पुरजोर तरीके से लड़ती है तो कहीं ना कहीं इनको फायदा हो सकता है, अदरवाइज इनके लिए थोड़ा सा राह मुश्किल नजर आ रही है इस बार। ठीक है, तो कर्नाटक का ताज बहरहाल किसके सिर सजेगा ये तो तय हो जाएगा और वोटिंग डेट भी नजदीक है, रिजल्ट भी जल्दी ही आएंगे। लेकिन कुल मिलाकर पार्टियों की तरफ से अपनी रणनीति तैयार कर ली गई है। लिस्ट आने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है, जिसमें तमाम राजनीतिक गठजोड़ भी और रणनीतियां भी साफ तौर पर नजर आ रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का चर्चा में शामिल होने के लिए।